नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ में है जाने माने कवि संपत सरल जी। सर, एक जो कवि की जो भूमिका होनी चाहिए, आपका क्या संदेश है, क्या भूमिका होनी चाहिए एक कवि की? सर, हम चार्ली चैपलिन को पढ़ते हैं और वो एक बात कहते हैं कि महिलाओं और जो अपाहिज लोग या जो लोग जिन लोगों को की रक्षा हम लोगों को करनी चाहिए, उनका जो मजाक बनाते हैं वो कवि नहीं है। कवि क्यों, कोई भी कलाकार हो, कला का तो काम ही प्रतिरोध है। वो अगर किसी चीज़ को नए ढंग से नहीं सोचेगा तो दुनिया कैसे बदलेगी। वो चाहे शिल्पी हो, कवि हो, शायर हो, चित्रकार हो, पेंटिंग बनाता हो, उसका तो काम ही प्रतिरोध का है। और जहाँ तक महिलाओं की मजाक और ये सब चीज़ें हैं, इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो जानबूझ के ऐसा करता है या परिहास के रूप में करता है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अब इतने लतीफ़े हैं महिलाओं को लेकर के, लेकिन बहुत अच्छे भी हैं जिनमें लोग एंजॉय भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उनको टारगेट करते हैं। वो जो टारगेट करने वाले, स्त्री शक्ति को कमतर बनाने वाली चीज़ें जो हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जारी हूँ जरा। सर, आपका जन्मदिवस है और कवि संपत सरल जी भी आए हैं, क्या कहेंगे सर? क्या कहना है, ये तो मतलब पिलानी जो शिक्षा की नगरी है, बहुत लोगों को कई दिनों से इंतज़ार था कि संपत सरल आए और हमें मतलब कविताएं सुनाएं। तो मैंने इसे निवेदन किया। अब मेरे पुराने साथी हैं, इन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और वो पधारे, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, आप किसान आंदोलन में भी थे और एक कवि हम देखते हैं कि आज़ादी आंदोलन, और उससे पहले भी हम देखते थे कि साहित्यकार और कवि जो होते हैं वो उस आंदोलन में कूद पड़े थे। और आप पे आरोप ये लगाया जाता है उस पर कि आप एक सरकार के खिलाफ हैं और एक पार्टी विशेष के खिलाफ आप करते हैं। ऐसा नहीं है। 2014 के पहले हमने यूपीए की सरकार के खिलाफ खूब बोला। मैं नहीं समझता आज़ाद हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह जैसी ज़्यादा मजाक किसी की उड़ी होगी। लेकिन वो क्या इतने लर्नेड हैं, इतने विद्वान आदमी हैं, भीतर से इतने रिच हैं, उन्होंने कभी इन चीज़ों का बुरा नहीं माना। तो ऐसा नहीं है। और इनके बाद जो आएंगे हम तो उनसे भी सवाल पूछेंगे। अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सवाल और शंकाएं खड़ी कर रहा है, कोई कवि और लेखक व्यंग्यकार उसके बारे में बोल रहा है, तो वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कैसे हो गई ये बात? ये जैसे मान लो कि और दूसरे करप्शन के मुद्दे हैं, ईवीएम का मसला है, हो सकता है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती हो, लेकिन जनता की अगर कुछ शंकाएं हैं, विपक्ष की कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान करना चाहिए। सर, हम साहिर लुधियानवी को भी पढ़ते हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी को भी पढ़ते हैं। कवि का क्या समाज में एक योगदान होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं? और आज के समय में जिन कवियों को आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से पहले राग दरबारी कवि हुआ करते थे, अब क्या आपको क्या लगता है? देखो, कवि जो है ना, सच में अगर कवि है तो विश्वनाथ तिवारी हिंदी के एक बड़े आलोचक हैं, उन्होंने एक अच्छी बात कही, कवि लेखक दिशा नहीं देता है, दृष्टि देता है। अब जैसे इतनी बातें हमने बताई तो हमने ये तो नहीं कहा कि फलाने को वोट देना। हमने कुछ चीज़ें थी वो सामने रखी, लोगों को दृष्टि दी। अब जिसको जो मर्जी आए वैसा निर्णय ले। जैसे आपने राग दरबारी का बात किया, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी हो, फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल हो, जैसे मैंने गांव की रचना सुनाई, ये समस्याएं तो तब भी थी, आज़ादी के पहले और आज़ादी के तुरंत बाद में। लोग अपने ढंग से कहते हैं। कवि ये नहीं बताता कि फलां को वोट देना, इसको वोट मत देना, ये कवि का काम नहीं है। इस मामले में उसको तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन वो लोगों को दृष्टि दे। जैसे प्रेमचंद ने किया, हरिशंकर परसाई ने किया, शरद जोशी ने किया। और कविता में बड़ी ताकत है। आपातकाल के समय रामधारी सिंह दिनकर की कविता की एक ही पंक्ति थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और निजाम बदला कि नहीं बदला। तो ये काम कवि का, शायर का है। सर, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मीडिया की जो भूमिका है, क्या भूमिका होनी चाहिए थी और क्या भूमिका होगी इस पर? दरअसल क्या, ग्लोबलाइजेशन के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया बाजार के दबाव में है। सर, हमारा पूंजी वाला आपका जो सटायर था जिस पे आप लाइन लिखी, देखिए ना, आप देखिए कि कहाँ ये लोग कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ऑनलाइन होने से, कैशलेस होने से भ्रष्टाचार और सब खत्म हो जाएगा। अब जिस आदमी की साल भर की कमाई 1 करोड़ है, वो 250 करोड़ के बॉन्ड कैसे खरीद रहा है? कहाँ खत्म हुआ वो सब चीज़ें?
तो सर आप मानते हैं कि ये जो पूंजीवाद है ये उसका नंगा नाच है इस वक्त हम देख अति नहीं होनी चाहिए। पूंजीवाद भी एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, समाजवाद है, साम्यवाद है, गांधीवाद है, मानवतावाद है, सब की अपनी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी सब कुछ है, वो किसी की नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय हो सामूहिक हो, पूछताछ करके हो। विपक्ष बोल तो रहा है, उनकी पार्टी के लोग तो आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे। और जैसे मान लो पिछली सरकारों ने जो गलतियां की पार्टियों ने, वो आज हरजाना भुगत रही हैं कि उनको उठने में पसीने आ रहे हैं। ऐसे ही ये गलतियां करेंगे तो इनको भी वैसा ही साथ होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये हमेशा कुर्सी पर यही रहेंगे। इसलिए सोच समझ करके सामूहिक नेतृत्व निर्णय, दुनिया तो हमारे बाद भी रहेगी। काम ऐसा करो कि ऐसा नहीं लगे कि किसी की हठधर्मिता है, किसी का अहंकार है, कोई कानून थोप रहा है। अब आपने 3 कृषि कानून जिस तरीके से लागू किए, फिर आपको वापस लेने पड़े, क्या जरूरत थी? पूछताछ करके और सब। हम निजीकरण के भी खिलाफ नहीं है कि सब कुछ सरकारीकरण ही हो। दोनों चीज़ें हो, दोनों में कंपटीशन हो, जो अच्छा लगे जनता उसको स्वीकार करे। अच्छा, पिलानी के बारे में सर 2 लाइन आप। पिलानी तो मैं 30-32 साल से आ रहा हूँ। पिलानी बहुत एक जीवंत शहर है, शिक्षा की नगरी है। जिस समय लोग बाग इंजीनियरिंग और तकनीक और इन सब के शुरुआती दौर से गुजर रहे थे, उस समय बिरला जी ने बिट्स बना दिया। यहाँ एक से एक ऐसे धनी लोग हैं जो पूरे देश दुनिया में व्यापार करते हैं, और उन्होंने अपने पुरखों की याद में यहाँ अच्छी शिक्षण संस्थान बनाए, धर्मशालाएं बनाए, गेस्ट हाउस बनाए, बहुत कुछ किया। ये फॉर्मेट तो अभी 10-1 साल में आया है नया बिजनेस का, कि चैरिटी से भी कमाया जा सकता है। मारवाड़ी लोग पहले ऐसा नहीं करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका।